ऑफ ऑल लेट अस क्विकली रीइटरेट जो हम लोगों ने पढ़ा था सो दैट वी कैन गेट हैंड्स ऑन सही है। जो पढ़ा था हम अपनी यादाश्त वापस लेकर आ जाते हैं। सर वी हैड अ डिस्कशन ऑन IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग। हमने उसमें 3 से 4 बातें की थी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पढ़ा कि देखो यार ये जो सेगमेंट रिपोर्टिंग का पर्पस है, व्हाट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। सर सेगमेंट रिपोर्टिंग आप इसलिए करते हो ताकि यूजर्स को जो है आप अपनी परफॉर्मेंस का एक बेटर व्यू, एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे सको। सही है। यूजर्स कैन एनालाइज के यार आप सेगमेंट वाइज जो है काम करके आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो रेशो है, हाउ अबाउट इट। और यूजर्स जो हैं वो इन्फॉर्म जजमेंट्स ले सकें। सही है ना। सिमिलरली सर ये जो सेगमेंट रिपोर्टिंग का जो स्टैंडर्ड है, ये सर कौन सी एंटिटीज पर एप्लीकेबल होता है, कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। तो सर दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड एंटिटीज और लिस्टेड कंपनीज। अच्छा बाजू का तुम ऑथर्स किसी ऑथर की बात देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ होता है कोटेड कंपनीज। तो कोटेड कंपनीज इज एक्चुअली अ निकनेम फॉर लिस्टेड कंपनी। सही है ना। तो परेशान नहीं होने की जरूरत। सही है। अच्छा सर इस अच्छा इफ यू पीपल वांट, सही है ना, तो जो है नॉर्मली सवाल तुम टाइप करके भी करते हो। कुछ बच्चे जो हैं दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स के सर हमें जो है अनम्यूट करके सवालात करने। तो यू पीपल हैव गॉट द परमिशन, आप चाहो तो आप अनम्यूट करके भी जो है सवालात कर सकते हो। ठीक है। तो जो है एज पर योर बेस्ट कन्वीनियंस। सर अब हम बात करते हैं सर फिर हमने बात की कि सर क्या हर सेगमेंट, अब सेगमेंट का मतलब क्या होता है सर। सेगमेंट वो होता है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है, जिस फंक्शन में कंपनी काम करती है। सही है ना। अब सर क्या हमें हर सेगमेंट को जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताना जरूरी है। इज इट द केस कि हर सेगमेंट के हवाले से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी बताओगे। तो सर स्टैंडर्ड ने बोला नहीं, आप एक काम करो, आप जो है ना सेगमेंट को और फिल्टर आउट करो एंड आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सेगमेंट। सर व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट। सर वो सेगमेंट जिसमें ये 3 बातें होंगी, दैट सेगमेंट वुड बी कॉल्ड ऑपरेटिंग सेगमेंट। नंबर 1, इट शुड बी द रेवेन्यू सेंटर। इट मींस कि सर वो आपका कमाऊ पूत हो। अगर तो वो कमाता नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस का फंक्शन हो गया, आपका इंटरनल ऑडिट हो गया, आपका HR हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, आपका कंप्लायंस हो गया, सर ये आपका कॉस्ट सेंटर है, दिस इज नॉट योर रेवेन्यू सेंटर। ठीक है ना। तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन में आते ही नहीं है। अच्छा सर इसके बाद कोई भी सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट उस वक्त कहलाएगा जब उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सीनियर मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू करती हो। सही है ना। रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करती हो। और नंबर 3 सर वो सेगमेंट जिसकी इंफॉर्मेशन सेपरेटली अवेलेबल हो। सही है। GL में कंपनी के पास बाजुकात होता ये है कि भाई लेट से मैंने जैसे तुम्हें एग्जांपल दी थी कि कॉर्पोरेट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग के साथ SME बैंकिंग के जो प्रॉफिट्स हैं वो आपने मर्ज किए हुए हैं। सही है ना। यानी मैंने तो बताया था हर प्रोडक्ट का अलग अलग GL खुलता है। तो अगर एक ही GL के अंदर आपने 10 चीजें डाली हुई हैं, या एक ही GL में आपने अपने एक सेगमेंट को बताया हुआ है और दूसरे सेगमेंट को भी, तो इसका मतलब है सेपरेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कंपनी के पास नहीं है। इसके ऊपर मैंने तुम्हें अपनी लाइव एग्जांपल भी दी थी कि व्हेन आई वाज अ CFO इन वन ऑफ माय एक्स कंपनीज। तो उसमें जो है सर क्या कहते हैं कि हमारा जो रेंटल इनकम थी, एक प्रोजेक्ट था, उससे रेंटल इनकम इतनी मटीरियल थी कि हम लोगों ने उसके लिए अलग से GL नहीं खोला था, हम इसको अपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हेड के साथ ही जो है वो मर्ज कर देते थे। सही है। अच्छा सर इसके बाद जो है सर क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमने बात कर ली। तो अच्छा सर जो ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है, क्या हम उसे जो है क्या कहते हैं, क्या हम ऑपरेटिंग सेगमेंट को जो है। अच्छा सर अब हमने बात की कि सर क्या हर ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है वो रिपोर्ट होता है, तो जवाब मिला नहीं। हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होता, उसमें भी फर्दर क्राइटेरिया है। सर वो क्राइटेरिया क्या है। तो हमने बात की रिपोर्टेबल सेगमेंट की कि सर रिपोर्टेबल सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जो ऑपरेटिंग हो, पहली चीज। उसके बाद सर इन तीनों में से टू का A या B या C, इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा करे तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल कहलाता है। सर पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो सेगमेंट का रेवेन्यू होगा। अच्छा अब सर इधर एक टर्म है, लास्ट टाइम मैंने, क्योंकि तुम लोग छोटे मासूम से बच्चे थे तो मैंने इस पे तुम लोगों को क्लैरिफाई नहीं किया। सर इंटरनल रेवेन्यू और एक्सटर्नल रेवेन्यू, याद रखो रेवेन्यू जो है 2 किस्म का होता है, इंटरनल टू द कंपनी और एक्सटर्नल टू द कंपनी। सर क्या मतलब। देखो यार जैसे मैं तुम्हें अपनी बैंक की बात बताऊं ना, तो हमारी बैंक में लेट से 500 ब्रांचेस हैं। अब एक ब्रांच के पास लेट से पैसों का शॉर्टफॉल है, तो वो दूसरे ब्रांच को क्या करेगा, प्रॉफिट अपना रख के बेचेगा। ये जैसे मैं यूनिलीवर की बात बताऊं कि यूनिलीवर के अंदर अगर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, सही है ना, तो अगर लेट से उसका जो है
किसी एक सेगमेंट का लेट से इनपुट जो है वो दूसरे सेगमेंट का आउटपुट होता है। अब लेट से मैं एक एग्जांपल दूं कि बिस्किट के लिए अगर क्रीम की जरूरत होती है, सही है ना, तो क्रीम अगर लेट से दूसरा सेगमेंट जो है वो बिस्किट बनाने वाले सेगमेंट को देगा, तो वो प्रॉफिट चार्ज करके देगा। तो विद इन कंपनी अगर आपका प्रॉफिट चार्ज हो रहा है तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि इंटरनल रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। ऑल दो कंपनी लेवल पर वो जीरो हो जाता है इंटरनल, क्योंकि ये ऐसे ही हो गया जैसे एक हाथ ने दूसरे हाथ को दिया। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव बेसिस पर बात करूं तो जो है आपका जो है क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, ओवरऑल बेसिस पे जो है आपका कोई रेवेन्यू नहीं है, बट इंटरनल तो है ना। अगर मैं सेगमेंट वाइज बात करूं तो इंटरनल रेवेन्यू है। तो सर सवाल ये पैदा होता है, और एक्सटर्नल रेवेन्यू सर क्या होता है, जो कंपनी बाहर कस्टमर को बेचती है। अगर विद इन कंपनी आपके सेगमेंट टू सेगमेंट जो है प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं, तो ये इंटरनल जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेवेन्यू। और जो कंपनी लेवल पर कंपनी बाहर अगर कस्टमर को बेचती है, तो वो जो अर्न करती है कस्टमर से, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेवेन्यू। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। इसी सोच के साथ सर याद रखो, रिपोर्टेबल सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो, नंबर वन चीज, और उसका रेवेन्यू कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा हो। अच्छा से अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो आप बी पे जाओगे। उस कंपनी उस सेगमेंट के एसेट्स जो हैं वो कंपनी के टोटल एसेट्स के 10% या उससे ज्यादा हो, ये क्राइटेरिया नंबर टू है। अच्छा सर अगर ये भी नहीं है, तो जो सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस है हायर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स का जो टोटल है, या लॉस मेकिंग सेगमेंट्स का जो लॉस है उसके 10% या उससे ज्यादा हो। सर लास्ट सेशन पे इस पे बात की थी, बट ये थोड़ा सा गाढ़ा कॉन्सेप्ट है तो मैं इस पे वापस से बात कर लेता हूँ। लेट्स से ये वाला देखो सर, एग्जांपल ऑन रेवेन्यू, ये टोटल कंपनी का है, सही है, रेवेन्यू 100 मिलियन। अब उसमें से जो आपका ट्रेजरी का है वो 5 है, कॉर्पोरेट का 75 है, कंज्यूमर का 9 है, इंश्योरेंस का 11 है। तो अगर परसेंटेज में बात करूं एज 100 का परसेंटेज, तो सर ट्रेजरी का 5% है, कॉर्पोरेट का 75% है, कंज्यूमर का 9% है, इंश्योरेंस का 11% है। तो सर रिपोर्टेबल आपका ट्रेजरी रिपोर्टेबल नहीं है क्योंकि 10% से कम है। कंज्यूमर लोन रिपोर्टेबल नहीं है क्योंकि 10% से कम है। सर कौन कौन से रिपोर्टेबल हैं, कॉर्पोरेट और इंश्योरेंस। सर रिपोर्ट कैसे करेंगे, दिस इज समथिंग डिफरेंट चीज। अभी तो पहले ये समझ लो कि कौन से सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हैं, कौन से सेगमेंट्स रिपोर्टेबल नहीं है। रिपोर्ट करना कैसे है, दैट इज समथिंग डिफरेंट डिबेट, वो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा इसी तरीके से सर एसेट की बेसिस पर कैसे करेंगे। सर लेट से टोटल कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 100, उसमें से ट्रेजरी के हैं 5 रुपए के एसेट्स, कॉर्पोरेट के 75 हैं, कंज्यूमर के 9 है, फाइनेंस के 11 है। तो सर ट्रेजरी क्या रिपोर्टेबल है, नहीं सर ट्रेजरी रिपोर्टेबल नहीं है क्योंकि 5% है। कॉर्पोरेट रिपोर्टेबल है, यस सर 10% से ज्यादा है। कंज्यूमर नहीं सर 9% है, 10% से कम है। सर फाइनेंस 11%, सर फाइनेंस तो ऑपरेटिंग ही नहीं है। तो रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल का तो दूर की बात, वो तो ऑपरेटिंग ही नहीं है। सर ऑपरेटिंग क्यों, क्योंकि सर ये कॉस्ट सेंटर है, रेवेन्यू सेंटर नहीं है। अच्छा सर ये करने के बाद फिर मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी तीसरी चीज पे। सर एग्जांपल क्या थी, लेट से ये एग्जांपल आप देखेंगे। सर लेट से एक कंपनी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है सेगमेंट्स के प्रॉफिट और लॉसेज हैं। ए का जो प्रॉफिट है वो 20 है, बी का 5 है, सी का 14 है, डी का -6 है, ई का -29 है, एफ का 77 है, सही है। अच्छा सर स्टैंडर्ड बोलता है कि सबसे पहले आप क्या करो, प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स जो है ना उनको अलग कर लो। अब प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स कौन कौन से, इनको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स है ये ए, बी, सी, एफ। सर इनका भी जब मैंने टोटल किया तो मुझे पता चला प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स का जो सम आ रहा है वो है 116। अच्छा सर इसी तरीके से लॉस मेकिंग सेगमेंट्स कौन से हैं, ये डी और ई है, इनका सम आ रहा है 35। सर दोनों में से बड़ा कौन, बड़ा कौन, पीएमएस या एलएमएस, प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट या लॉस मेकिंग सेगमेंट। पीएमएस, जबरदस्त जबरदस्त, 116। तो सर अब स्टैंडर्ड बोलता है कि 116 का तुम परसेंटेज लो 10% और उसको बेंचमार्क बना लो। तो सर अब कोई भी प्रॉफिट या लॉस अगर इस 11.6 जितना या उससे ज्यादा होगा तो दैट वुड बी टेकन एज रिपोर्टेबल, अदरवाइज नॉन रिपोर्टेबल। सर जल्दी से बताओ, ए रिपोर्टेबल या नॉन रिपोर्टेबल। यस सर रिपोर्टेबल क्योंकि वो 11.6 से ज्यादा है। सर बी नॉन रिपोर्टेबल क्योंकि 11.6 से कम है। सर सी रिपोर्टेबल क्योंकि वो 11.6 से ज्यादा है। डी नॉन रिपोर्टेबल क्योंकि 11.6 से कम है। ई रिपोर्टेबल क्योंकि 11 पॉइंट। सर ये तो -29 है। अरे भाई हम एब्सोलूट टर्म्स में देखते हैं, हम साइन को नहीं देखते। जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो वी डोंट लुक एट द साइन, हम सिर्फ एब्सोलूट टर्म्स में देखते हैं। तो सर चूंकि ये 29 11.6 से ज्यादा है एब्सोलूट टर्म्स में, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल। सर एफ
रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल, सर रिपोर्टेबल सिंस इट इज ग्रेटर देन 11.6। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को क्लैरिटी। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज फील फ्री टू आस्क। मुझसे मुझसे प्लीज पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है, कोई दिमाग में कीड़े आ रहे हैं, प्लीज मुझसे पूछ लो। नहीं पूछना? चलो, मर्जी है तुम्हारी, अच्छी बात है। चलो सर, ये क्वेश्चन है जे लिमिटेड वाला। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, प्लीज जल्दी से अटेम्प्ट करो। मुझे बताओ कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन सा नहीं है। जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, ये एग्जाम का, ये आईकेप का पास पेपर ही है, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो, और ग्रुप पे जो कर ले वो जल्दी से पिक्चर भेजे। ग्रुप पे पिक्चर पूरा सॉल्व करके भेजो। पूरा सॉल्व करके ग्रुप पे पिक्चर भेजो जल्दी से, जो कर ले।
तो सर माशाल्लाह जो है क्या कहते हैं, जैनब ने भेज दिया है। और चलो दैट्स गुड टू सी। बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, बाकी मेरे ख्याल से जो है नेपाल की सैर करने गए हैं। तो खैर सर बात करते हैं हम लोग क्विकली। लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। मुस्तफ़ा सर, इसका सोल्यूशन कैसे दिखाना है एग्जामिनर को, ऐसी है नहीं है आंसर। सर किसी एक एस्पेक्ट से ही एनालाइज कर सकते हैं ना, जैसे मैंने एसिड्स को, नहीं नहीं तीनों एस्पेक्ट से देखो ना, तीनों में से किसी पे भी हिट हो जाए खदीजा, तीनों में से किसी पे भी हिट हो जाए। सही है। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक। सर आपने दिखाना कैसे, देखो एक चीज याद रखो, याद रखो जो फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस है ना, उसमें तो यू नीड टू फॉलो द फॉर्मेट। बट जो फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है ना, उसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम बताओ। एज फार एज योर वर्किंग इज इन अ लॉजिकल फॉर्म, इट्स टोटली फाइन, ठीक है ना। सर लेट्स हैव अ क्विक लुक। जे लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। तो यहाँ इसने पहले तो बता दिया कि भाई सारे के सारे ऑपरेटिंग है, तो तुमने टेंशन नहीं लेनी कि कौन सा कॉस्ट सेंटर है, कौन सा रेवेन्यू सेंटर है। अब बोलता है तो सर ABCDE। इंटरनल रेवेन्यू जो है वो आपका 38 AS है, एक्सटर्नल रेवेन्यू है 705, टोटल रेवेन्यू है 743। हमने इंटरनल लेना है, एक्सटर्नल लेना है, या टोटल रेवेन्यू लेना है, जल्दी से बताओ। व्हाट आर वी सपोज टू डू? हमें इंटरनल लेना है, एक्सटर्नल लेना है, या टोटल लेना है? सर हमें टोटल रेवेन्यू लेना है। जबरदस्त, हमें टोटल लेना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा सर प्रॉफिट दिया हुआ है 194, एसेट्स दिए हुए हैं 200 के। अच्छा सर इसी तरीके से BCDE का। अच्छा सर हमें पता है कोई भी सेगमेंट रिपोर्टेबल उस वक्त होता है जब उसमें जो है वो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग हो और तीनों में से कोई एक बात हो। तो आओ सर इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना है? हम सबसे पहले बेंचमार्क निकाल लेते हैं ना भाई, कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना है, जरा हम देखें। सर कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 1288। इसका मतलब है कि बेंचमार्क कितना आया, 128.8। तो जिस सेगमेंट का 128.8 से जो है रेवेन्यू ज्यादा होगा या इतना होगा, तो वो रिपोर्टेबल कहलाएगा रेवेन्यू की बेसिस पे। इसी तरीके से सर एसेट जो है कंपनी के टोटल है 575। तो 575 का 10% 57.5 से जिस कंपनी के एसेट्स ज्यादा होंगे या उतने होंगे, दैट वुड बी रिपोर्टेबल। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो कंडीशन है ना A, B या C, प्रॉफिट एसेट या रेवेन्यू वाली, ये और के साथ है, कोई भी मीट हो जाए, अंग्रेजी वाले और के साथ है, या रेवेन्यू हिट हो जाए, या एसेट हिट हो जाए, या प्रॉफिट या लॉस हिट हो जाए। सही है ना, तीनों कंडीशन मीट होना जरूरी नहीं है। अच्छा सर इसके बाद सर हम बात कर लेते हैं, सर प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स का प्रॉफिट कितना है? 194 प्लस 81 प्लस 10, इसकी वर्किंग मैंने यहाँ की हुई भी है, देख लो। सर 10% ऑफ हायर ऑफ, मुझे बताओ हायर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स ज्यादा है या प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट वाला हायर है या लॉस मेकिंग सेगमेंट का? सर 194, 81 और 10। सर देखने में ही लग रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स वाला जो है वो ज्यादा है, नंबर टर्म्स में। तो 194 प्लस 81 प्लस 10 कितने होते हैं? 194 प्लस 81 प्लस 10 होते हैं सर 285। तो सर 285 का 10% 28.5। तो आए सर हम इसको अब एनालाइज करते हैं। सर सर रेवेन्यू का याद रखना, पहले रेवेन्यू की बेसिस पे सबको नापते हैं, फिर एसेट की बेसिस पर नापेंगे, फिर प्रॉफिट या लॉस की बेसिस पे नापेंगे। सर ए का रेवेन्यू कितना है? 743। सर बेंच हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो कितना है? 128.8। तो ए क्या रिपोर्टेबल है रेवेन्यू की बेसिस पे? जी सर बिल्कुल ये रिपोर्टेबल है, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ। ग्रीन का मतलब है कि रेवेन्यू की बेसिस पे रिपोर्टेबल है। सर बी 82 रिपोर्टेबल है? नहीं सर 128.8 से नीचे नहीं है, लाल कर दो इसे, लाल कर दो, ये नहीं है। सर सी रिपोर्टेबल है? जी सर रेवेन्यू की बेसिस पर रिपोर्टेबल है। सर डी रिपोर्टेबल है? नहीं सर रिपोर्टेबल नहीं है, क्योंकि 120 रेवेन्यू की बेसिस पे, अभी रेवेन्यू की बेसिस पे बात हो रही है, इधर उधर नहीं फुदकना। सर ई 128 नहीं, ये भी सर रिपोर्टेबल नहीं है। मानते हो या नहीं मानते? अभी हमने एक बेसिस देखी, अब एसिड। सर एसिड का थ्रेशोल्ड कितना है? सर ऊपर निकाला हुआ एसिड का थ्रेशोल्ड है 57.5। सर ए के एसिड्स हैं 200 के, तो क्या ये रिपोर्टेबल है? जी सर एसिड की बेसिस पे रिपोर्टेबल है, एसिड की बेसिस पे रिपोर्टेबल है बिल्कुल। सर बी रिपोर्टेबल है? नहीं सर रिपोर्टेबल नहीं है बी। जबरदस्त। सर सी रिपोर्टेबल है? जी सर एसिड की बेसिस पर भी रिपोर्टेबल है। सर डी रिपोर्टेबल है? एसिड की बेसिस पर भी, एसिड की बेसिस पर रिपोर्टेबल है जी। सर ई रिपोर्टेबल है? नहीं सर ई रिपोर्टेबल नहीं है। सही है। अच्छा सर पीएनएल की बेसिस, सर पीएनएल कितना? सर प्रॉफिट या लॉस 28.5 से ज्यादा। सर क्या ये रिपोर्टेबल है? जी सर ये रिपोर्टेबल है, बिल्कुल ए रिपोर्टेबल है। सर बी
रिपोर्टेबल है? नहीं सर, जो है आपका 28.5 से कम है तो ये रिपोर्टेबल नहीं है। सर डी, ओ सी, 81, जी सर 28.5 से ज्यादा है तो ये रिपोर्टेबल है। सर डी, सर 28.5 से कम है तो रिपोर्टेबल नहीं है। सर ई, सर 28.5 से ज्यादा है तो रिपोर्टेबल है। अच्छा सर, अब मैंने सिर्फ तुम्हारी एनालिसिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखो कहीं भी एक दफा ग्रीन आ गया ना, तीनों में से कोई एक दफा भी मीट हो गया तो वो रिपोर्टेबल बनेगा। सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ए जो है ये तीनों की तीनों बेसिस पे रिपोर्टेबल है। सर बी किसी की बेसिस पे भी रिपोर्टेबल नहीं है। सी तीनों की बेसिस पे रिपोर्टेबल है। डी एसेट की बेसिस पे रिपोर्टेबल है तो वो रिपोर्टेबल होगा। ई प्रॉफिट या लॉस की बेसिस पे रिपोर्टेबल है। तो सर आई होप आपको क्लियर है। तो जल्दी से बताओ हम किस किस को रिपोर्ट करेंगे? ए को, सी को, डी को और ई को। बी को रिपोर्ट नहीं करेंगे। ए सी डी ई, ए सी डी ई को रिपोर्ट करेंगे अपनी फाइनेंशियल्स में। जबरदस्त है ना, बहुत अच्छे। तो आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो ना। इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल देते हो इसके, इस क्वेश्चन की तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल देते हो प्लीज। सर पिक्चर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब सर एक दो चीजें बड़ी मजे की चीजें मैं तुम लोगों को बताऊं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। अब कुछ थोड़ी सी जो है ना टेक्निकल चीजें जो मैं चाहूंगा कि तुम लोग जरा इधर सुनो। सर आप लोग मेरे साथ हो ना? आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? तो नाउ सर दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक बात बताओ, एक बात बताओ, कंपनी के पर्सपेक्टिव से, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, सेगमेंट्स जितने ज्यादा दिखाए जाएं यूजर को उतना ज्यादा अच्छा है, या सेगमेंट्स कम से कम दिखाए जाएं उतना ज्यादा अच्छा है? मैनेजमेंट का क्या एम होगा? मैनेजमेंट का क्या एम होगा? व्हाट मैनेजमेंट वुड वांट? हाँ सर, मैनेजमेंट की नजर से मैनेजमेंट हमेशा चाहेगी कि सर सेगमेंट्स जितने कम दिखाए जाएं उतने बेहतर है। अब देखो एक चीज याद रखो, कोई भी लॉ रेगुलेटर बनाता है ना तो देखो याद रखो बिजनेसमैन के लिए बनाता है। अगर आप लॉ को इतना ज्यादा सख्त रखोगे ना तो बिजनेसमैन कभी बिजनेस करेगा ही नहीं। तुम देखो अल्लाह ताला का निजाम भी कैसा है। अल्लाह ताला हमेशा आपको डराने के साथ साथ ना आपको जन्नत की बशारतें भी देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, यानी हर वक्त देखो, हर वक्त तो डंडा चलाना सही नहीं है ना। अगर डंडा आप हर वक्त ही चलाते रहोगे, आप इतना टाइट कर दोगे लोगों को तो फिर तो वो जो है वो शायद रोबोट बन जाएंगे। तो सर याद रखो, लॉ जो है ना आपका जो बनता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि लॉ में लोगों को सही है उनको टाइट किया जाए, उनकी चाबी घुमाई जाए। बट इतनी ज्यादा चाबी ना घुमाई जाए कि लोग ही जो है ना वो फ्री हो जाए। वो बोलते हैं ना, नलके को इतना टाइट कर दिया कि वो फ्री हो गया, अब तो काम का ही नहीं रहा। तो सिमिलरली यहाँ बिजनेस पर्सपेक्टिव से ना थोड़ा सा बिजनेस को लेवरेज दिया गया है। सही है। सर लेवरेज क्या दिया गया है कि एक सवाल आता है कि सर अगर तो कोई सेगमेंट ऐसा है, यानी दो सेगमेंट्स हैं, जैसे मैं आसान सी एग्जांपल दूं कि सर मैं पेनाडोल बेचता हूँ। पेनाडोल माशाल्लाह सबने खाई है, वो अलग अलग नाम से पाई जाती है। किसी कई जगह पे उसको टाइलिनोल बोलते हैं, कहीं इसे कालपोल बोलते हैं, कहीं इसे ब्रूफेन बोलते हैं। फॉर्मूला एक ही है पैरासीटामोल का। अब सर अज्यूम करो एक सवाल आए कि अच्छा पेनाडोल पता है ना कौन सी कंपनी की? जीएसके की है, ग्लेक्सो की है। अब सर ग्लेक्सो वालों ने एक सवाल किया कि सर लेट से हम पेनाडोल जो है रिटेल मार्केट में भी बेचते हैं और होलसेल मार्केट में भी बेचते हैं। तो ये कितने सेगमेंट्स हो गए? होलसेल मार्केट एक है, रिटेल मार्केट एक है। ये कितने सेगमेंट्स हैं बताओ? दो।
अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जीएसके वालों ने बोला, ग्लेक्सो ने बोला कि यार क्या हम इस इन दोनों सेगमेंट को, होलसेल और रिटेल को मिला के दिखा सकते हैं? सवाल आता है ना कि हमें रिटेल और अलग होलसेल को अलग अलग दिखाना जरूरी है। सवाल आता है, एक और एग्जांपल, लेट्स से मारफानी लिमिटेड है, हसन मारफानी। अब मैं जो है लेट्स से बहुत सारी चीजें बेचता हूं, मैं जो है कुर्सियां भी बेचता हूं। अब मैं कुर्सियां पाकिस्तान में भी बेच रहा हूं और मैं कुर्सियां यूएसए में भी बेच रहा हूं। तो ये दो सेगमेंट हो गए, दो अलग अलग जगह है ना, बिल्कुल ही नीश अलग है। तो मेरा सवाल होगा कि यार मैं क्या इन दोनों सेगमेंट को मिला सकता हूं, क्योंकि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस सेम है, कुर्सियां ही बेच रहा हूं, जगह का फर्क है। तो सर बताने का मकसद ये है कि प्रैक्टिकली एक सवाल आता है कि अगर तो आपके सेगमेंट्स का नेचर सिमिलर है, तो सर क्या उन दोनों सेगमेंट्स को हम मिला के एक सेगमेंट के तौर पे दिखा सकते हैं? कॉन्सेप्ट समझे तुम? सर क्या सेगमेंट्स को हम, दो तीन सेगमेंट्स को एक सेगमेंट के तौर पे मिला के दिखा सकते हैं? जैसे मैं पेनाडोल का होलसेल मार्केट में काम कर रहा हूँ, रिटेल मार्केट में, तो क्या इन दोनों को मैं मर्ज करके एक सेगमेंट के तौर पे दिखा सकता हूँ? कॉन्सेप्ट समझे? अभी मकसद क्या है जो बता रहा हूँ उसकी जिस समझे, जज्बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे मेरे, मुझे बताओ। नहीं समझ रहे? सिर्फ जैनब समझ रही है, बाकी कोई भी नहीं समझ रहे, बाकी सब जो है सोए पड़े। अभी जो मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना मासूमाना सवाल है कि सर अगर कोई मेरे दो तीन सेगमेंट्स ऐसे हैं जो सिमिलर नेचर के हैं, तो क्या मैं उनको मर्ज करके जो है दिखा सकता हूँ एज अ सिंगल सेगमेंट? तो द आंसर इज, स्टैंडर्ड बोलता है यस। दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स को आप मर्ज करके दिखा सकते हो, अगर तो मेजोरिटी ऑफ द कंडीशंस, ये जो चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इन दोनों में मेजोरिटी, कोई भी पांच में से तीन जो है इन दोनों में पाई जाती हो, कॉमन हो। सर आप एक दो सेगमेंट्स को, दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स को आपस में मर्ज करके दिखा सकते हो, अगर तो ये पांचों में से मेजोरिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इन दोनों में पाई जाती हैं। सही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर दो या दो से ज्यादा सेगमेंट जो हैं वो रिपोर्टेबल एज अ सिंगल सेगमेंट हो सकते हैं, अगर मेजोरिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इन दोनों में कॉमन पाई जाती हैं। मैं इसको रीड भी कर देता हूं, अब सुनना। सर एक बेस केस ले लेते हैं, जरा मेरे साथ रहो। पेनाडोल की एग्जांपल ले लेते हैं। जीएस के वाले पेनाडोल बेच रहे हैं, रिटेल में भी होलसेल में भी, रिटेल में भी बेच रहे हैं, होलसेल में भी बेच रहे हैं, सही है ना? इसको, अब सवाल ये है कि भाई इन दोनों को, रिटेल और होलसेल को मैं अलग अलग दिखाऊं या इनको एक ही करके दिखाऊं, ये सवाल है। तो आओ सर हम पढ़ते हैं इस पे। सर पहले ये बोलता है, टू और मोर सेगमेंट्स में बी एग्रीगेटेड इफ द सेगमेंट्स हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सर सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? सर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैं, जो इनके मार्जिन हैं, जो इनकी कॉस्ट है, वो मोर और लेस सेम हो। मुझे बताओ, मैं पेनाडोल होलसेल मार्केट में बेचूं या मैं रिटेल मार्केट में बेचूं, मुझे बताओ क्या मेरा मार्जिन सेम होगा? जी सर, ग्रॉस मार्जिन तो सेम ही होगा, क्योंकि ये रेगुलेटेड प्राइसेस होती हैं। सर मुझे बताओ, कॉस्ट मेरी ऐसा होता है कि होलसेल में ज्यादा लगेगी, रिटेल में कम लगेगी? कॉस्ट भी उतनी मोर और लेस लगेगी ना भाई। पेनाडोल जो है, मुझे अगर एक चीज 1 रुपए में बन रही है, तो मैं होलसेल में बेचूं या रिटेल में बेचूं, कॉस्ट तो उतनी ही लगेगी ना, 1 रुपया ही लगेगी ना, या नहीं? इसका मतलब ये है सर, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि सर आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैं या जो आपकी कॉस्ट है, वो मोर और लेस सेम लग रही हो। एंड द सेगमेंट्स आर सिमिलर इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। सर ये मेजोरिटी कहाँ लिखा हुआ है? ये मेजोरिटी यहाँ लिखा हुआ है, टू प्रोड्यूस रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, ये देखो ये लिखा हुआ है। एंड द सेगमेंट्स आर सिमिलर इन मेजोरिटी ऑफ द एग्रीगेशन क्राइटेरिया। अब सर वो क्राइटेरिया क्या है? ये द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। मुझे बताओ सर, पेनाडोल, ऐसा तो नहीं है ना कि होलसेल के अंदर मैं पेनाडोल जो है कुछ और बेचता हूँ और रिटेल में कुछ और बेचता हूँ? बताओ, नेचर ऑफ प्रोडक्ट सेम रहेगी होलसेल और रिटेल में? जल्दी से बताओ, बोलो ना। हाँ, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। सर जो जिस प्रोडक्शन प्रोसेस से, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मशीन के ऊपर सिंगे लगा देता हूँ होलसेल में बेचते हुए, ये चार मशीनों से निकल के बनती है। सर मशीन भी एक ही रहती है ना, ये अलग अलग मशीनें होती है? जरा दिमाग लगाओ, ऑल तो तुम लोगों का भी, तुम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा नहीं है, मगर कॉमन सेंस लगाओ, मशीन भी सेम होगी। भाई होलसेल और रिटेल में से फर्क ही यही है ना, कि एक बल्क में बिकती है और एक जो है टुकड़ों टुकड़ों में बिकती है। द टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर दियर प्रोडक्ट और सर्विस। सर क्लास ऑफ कस्टमर सेम होंगे, अलग अलग होंगे? हाँ सर, इसमें आप बोल सकते हो कस्टमर जो है वो अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब तीन में से दो बैठी हैं, तीन में से दो बैठी हैं, एक नहीं बैठी, तीन में से दो बैठी हैं, एक नहीं बैठी, याद रखना।
चौथा, द मेथड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट और प्रोवाइड देयर सर्विसेज। सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होलसेल और रिटेल का एक ही होता है या अलग अलग होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कभी सेम भी होता है, कभी अलग अलग ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? कभी तुमने देखा है अंडे, जैनब तुमने देखा है कभी सुबह सुबह जो है वो अंडे या मुर्गियां लेके जो है बड़े बड़े ट्रक आ रहे होते हैं? हाँ कभी देखा है तुमने? हाँ, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहलाता है। कभी कभी जो है जहाज के जरिए जो है वो आ रहे होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? रोड के जरिए, पानी के जरिए, सही है, जहाज के जरिए। तो सर मुझे बताओ, होलसेल मार्केट में हो या रिटेल मार्केट में हो, तो वो जो है चैनल भी एक ही होता है। पेनाडोल जो है शहर के अंदर ट्रक के जरिए ही आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि जहाज आ रहा होगा होलसेल के लिए कि बड़ा हेलीकॉप्टर आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, अच्छा, नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। सर मुझे बताओ, ऐसा होता है कि होलसेलर के लिए वो बोले कि नहीं भाई पेनाडोल जो है वो किसी और तरीके से बनानी है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी सेम रहेगा? हाँ, जबरदस्त। इसका मतलब सर मुझे बताओ, ये जो पांच है उसमें से कितनी कंडीशंस पूरी हो रही हैं? चार तो पूरी हो रही हैं। तो जल्दी से बताओ, मैं होलसेल और रिटेल को जो है मर्ज करके दिखा सकता हूँ एज अ सिंगल सेगमेंट? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट। सही है ना? ये मैं जब कंसल्टेंसी देता हूँ ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं प्रैक्टिकली जो है, जैसे मैं एक दो एमएनसीज को भी जो है कंसल्टेंसी दे रहा होता हूँ, तो वो लोग मुझसे यही सवाल करते हैं, वो जुगाड़ू काम करते हैं कि सर किसी तरीके से आप बता दें कि हम यूजर से ना चीजें छुपाएं। तो ये सारी चीजें जो है ना मैं इनको बता रहा होता हूँ कि देखो यार, अगर इन क्राइटेरिया पे देख लो और उसकी बेसिस पे ऑडिटर को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेन जो हरकतें करता है वो ऑडिटर करता है और हम ही होते हैं। यानी हमारे बारे में मशहूर है, हम जो है ना कंपनी से सीख कर ही उन्हीं की बजाते हैं। तो खैर सर, ये तो खैर मैंने ऑन अ वेरी लाइटर नोट ये सिर्फ तुम लोगों से, चलो आओ एक और एग्जांपल करते हैं। अज्यूम करो, मैं जो है ना कुर्सियां, कुर्सियां नहीं, पेनाडोल की एग्जांपल लेते हैं। मैं यूएस में भी पेनाडोल बेचता हूँ और पाकिस्तान में भी बेचता हूँ। सही है। अब तुम मुझे बताओ इसका क्या सिनेरियो होगा। आओ, बड़ी ये मजे की चीज है। पेनाडोल जो है मैं यूएस में भी बेचता हूँ और मैं पाकिस्तान में भी बेचता हूँ। नाउ यू पीपल आर सपोज टू टेल मी कि सर क्या हम यूएस वाले सेगमेंट को जहां मैं पेनाडोल बेच रहा हूँ और जो पाकिस्तानी सेगमेंट है, कैन आई मर्ज दीज टू सेगमेंट्स? आओ सर, मुझे बताओ नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। करते हैं ना मुस्तफा, तू फिल जज्बाती हो रहा है यार। करते हैं, रुको। नेचर ऑफ प्रोडक्ट सेम है, बिल्कुल सही है, सेम है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस वो भी सेम होगा, जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं है यूएस वालों के लिए जो है वो कोई और मशीनें जो है वो लाते हैं, आसमान से उतरती हैं, और पाकिस्तानी अछूत होते हैं तो उनके लिए जो है बेसिक मशीन है वो। ऐसा नहीं होता। सही है। द टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, द टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, डोंट टेल मी प्लीज कि एक अंग्रेज होगा एक देसी होंगे। डोंट टेल मी, ये कोई टाइप नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। सही है ना? हाँ, क्लास भी सेम है। द मेथड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट दियर प्रोडक्ट। सर हाँ, अगर मैं यहां से वहां भेज रहा हूं तो जाहिर सी बात है जहाज के जरिए भेजूंगा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। नहीं नहीं, रेगुलेटरी भी सेम होता है भाई। दवाई ना, देखो इंसान है ना, इंसान, ये हमारे यहाँ जानवर समझा जाता है, वहां इंसान को इंसान समझा जाता है। सही है ना? तो वो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी है ना, दवाई के मामले में सेम होगा। सही है, हाँ, दूसरे मामले में जो है वो बिल्कुल जो है चीजें डिफरेंट होंगी, बट दवाइयों के मामले में ना इंसान को इंसान समझा जाता है। सही है। सर वो कैसे? मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल भी देता हूँ, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल भी देता हूँ। जो आपकी ड्रेप होती है ना, ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, सही है, उसके जो रूल्स होते हैं ना वो उधर के भी सेम होंगे, इनके भी, पाकिस्तान के भी सेम होता है। सर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का मतलब क्या है भाई? लॉज एंड रेगुलेशंस जो उस प्रोडक्ट को गवर्न कर रहे हैं। लॉज एंड रेगुलेशंस जो उस प्रोडक्ट को गवर्न कर रहे हैं। सही है। अच्छा, एक मिनट के लिए तुम मुझसे बहस कर लो, जैनब मुझसे बहस कर ले कि नहीं सर पांचवा क्राइटेरिया तो पूरा नहीं हो रहा, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, कोई मसला नहीं है जैनब, आई एग्री विद यू। तुम बोलती हो ना कि भाई पांच में से दो पूरे हो रहे हैं, सही है, आई बाई योर पॉइंट। नहीं करो तुम दिखा दो। सही है ना? आई एम नॉट गोना आर्ग्यू विद यू कि नहीं यार ये नहीं हो रहा। यू जस्ट नीड टू लुक आउट के यार हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ इट इज सही है, आप मर्ज कर दो। स्टैंडर्ड इज जस्ट गिविंग यू अ रिलैक्सेशन और आई वुड से अ प्रोविजन कि आप चाहो तो इन पांचों में से कोई भी मेजोरिटी क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो आप उसको मर्ज कर दो। सही है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं, चलो दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। ठीक है ना?
तो सर अब सर ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए है या ये इंटरनल है? नहीं, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए मुस्तफा मेरी जान, ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। आप बाकायदा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो ना, अभी मैं डिस्क्लोजर भी करवाऊंगा। आप जब बनाओगे ना, अभी मैं फिफ्थ और फोर्थ स्केड्यूल के डिस्क्लोजर करवाऊंगा, तो बाकायदा हम इसके आईएफआरएस 8 के डिस्क्लोजर्स बना रहे होंगे। अच्छा सर, अब नाउ दिस इज समथिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। मैं चाहूंगा इधर मुतवज्जे हो जाओ, ये बहुत मजे की चीज है जो मैं बता रहा हूँ सर। अच्छा सर, तो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हम, तो उसके लिए अलग देखो। अगेन मुस्तफा, मेरी बात सुनो। जो आपका रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है पेनाडोल को बनाने का, वो तो सेम रहेगा ना, जो आपका हाइजीन वगैरह है। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम एक्सपोर्ट्स के लिए अलग मशीनें लेते हो, एक्सपोर्ट्स के लिए अलग तुम्हारी फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री तो सेम होती है। सही है ना मेरा बच्चा? तुम जो लोकल बनाते हो, देखो दवाइयों की अभी बात हो रही है, दवाइयों के अलावा हाँ हमारे यहाँ होता है कि भाई अगर कुर्सियां बना रहे हैं तो जो लोकल है उसके लिए, जैसे आम की मैं बात करूं, तो मैं तुम्हें बताऊं, जो तुम लोगों ने आम खाए हैं, शायद जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है वो कभी हमें हमें खाना भी नसीब नहीं होता। हाँ देखो ना, 5 कंडीशंस है ना, 5 में से कोई भी 3 मीट हो जाए, तुम बोलते हो नहीं यार हसन वो टैक्स वगैरह के परस्पेक्टिव से नहीं हो रहे, तुम ना करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है। अच्छा सर, अब सर एक और चीज, स्टैंडर्ड बोलता है, रिपोर्टेबल सेगमेंट पे आ जाओ, स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, जब आपने, सही है, आपने तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया हिट हो रहा है, तो आपने जो है वो क्या कहते हैं कि रिपोर्टेबल बना दिया। अब सर, आपने एक और चीज देखनी है कि आपके जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है ना, उनसे जो एक्सटर्नल रेवेन्यू ना, वो एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू को कवर कर रहा हो। अगर तो जो आपने सेगमेंट्स रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, तो उसके अंदर कितने, 5 में से कितने रिपोर्टेबल थे? 5 में से कितने रिपोर्टेबल थे? 4। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि ये जो 4 सेगमेंट्स है ना, इनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है ना, वो टोटल रेवेन्यू का एटलीस्ट 75% होना चाहिए। अगर तो वो एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% से कम है, तो फिर आपने जबरदस्ती जो नॉन रिपोर्टेबल है ना, उनको रिपोर्टेबल बनाना है, टू टू एक्चुअली मेक इट टू द थ्रेशोल्ड ऑफ 75%। सर क्या मतलब, इसका एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल को देखेंगे इंशाल्लाह, इससे आप लोगों का, सर अज्यूम करो, इधर गौर से देखेंगे, इधर गौर से देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सर अज्यूम करो, ABCDEFG, ये मेरे पास जो है 7 5 6 सेगमेंट्स हैं, इंटरनल रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आया हुआ है। अच्छा सर, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सर ये जो मेरे पास शुरू के जो 4 सेगमेंट्स है ना, ये रिपोर्टेबल है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ रिपोर्टेबल है। अब मुझसे ये नहीं पूछना कि सर ये किस बेसिस पर है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये रिपोर्टेबल है। मेरे साथ यहां तक हो मुस्तफा, मेरी जान, मेरे साथ हो यहां तक? अब स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो तुम ना एक काम करो, ये जो रिपोर्टेबल है ना, इनका जरा जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है ना उसका सम करो, एक्सटर्नल रेवेन्यू का सम करो। एक्सटर्नल रेवेन्यू का जब मैंने सम किया, तो मुझे पता चला कि यार ये जो रिपोर्टेबल है, इनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो बनता है 83। वो कितना बन रहा है? 83। ऐसा ही है। और टोटल रेवेन्यू जो है वो है 100। तो सर मुझे बताओ, क्या ये जो 4 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, क्या ये इनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो 75% या उससे ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? जी सर बिल्कुल। तो सर हमें इस सिनेरियो में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वी आर गुड टू गो, वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। यहां तक क्लियर है? क्योंकि देखो ना, एक्सटर्नल रेवेन्यू अगर इनका 75% से कम होता, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत होती है। अब केस टू देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, केस टू देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, केस टू देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। सर अज्यूम करो मेरे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स थे वो सिर्फ ये 4 थे। सही है, रिपोर्टेबल जो हमने रूल पढ़ा था उसके तहत। अब सर जब हमने इन चारों के एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल किया, तो हमें पता चला ये तो बनता है 48, ये तो बनता है 48।
और जो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू है कंपनी का वो है 65। ये रहा। अब सर जब मैंने 48 को 65 से डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि सर ये तो जो है 73% बन रहा है। अब सर ये तो 75% से कम है, तो अब स्टैंडर्ड बोलता है कि अब तुम जबरदस्ती ये जो नॉन रिपोर्टेबल है ना, EFG, अब तुम जबरदस्ती इन तीनों में से कोई एक को जबरदस्ती रिपोर्टेबल बनाओ, ताकि तुम 75% वाला क्राइटेरिया पूरा कर सको। EFG में से किसी एक को जबरदस्ती तुम रिपोर्टेबल बनाओ ताकि तुम 75% वाला। अच्छा जल्दी से बताओ, EFG में से तुम कौन सा बनाओगे? EFG में से तुम कौन सा बनाते? अगर तुम लोग होते तो EFG में से कौन सा बनाते? जल्दी से बताओ। हाँ, जैनब तेज है। क्यों? जैनब F क्यों? E क्यों नहीं? G क्यों नहीं? हाँ, जैनब माशाल्लाह बड़ी तेज है। जैनब बोलती है कि सर देखो, जितना बड़ा रेवेन्यू होगा ना एक्सटर्नल, उसको बनाना ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि सर वो जल्दी 75% वाला क्राइटेरिया पूरा करवाएगा। वो जल्दी 75% वाला क्राइटेरिया करवाएगा। अगर तो मैं कम वाले लेता तो मुझे शायद दो दो करने पड़ते। अगर मैं ई और जी की तरफ जाता तो शायद मुझे जो है वो दो दो करने पड़ते, ई और जी दोनों करने पड़ते, तो मैंने एफ बड़ा वाला उठा लिया। हाँ, अब समझ में आई बात? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ, आरवी क्लियर? खदीजा क्लियर है तुम्हें? मुस्तफ़ा मेरी जान क्लियर है? अच्छा, अब जल्दी से जे लिमिटेड चेक करके बताओ। जे लिमिटेड अभी तुम सबने किया है ना? जे लिमिटेड में बताओ 75% वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा था या नहीं हो रहा था? जल्दी से बताओ। जे लिमिटेड में 75% वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा था या नहीं हो रहा था? जल्दी से बताओ। जे लिमिटेड में हो रहा था या नहीं हो रहा था? ये देख लो। सर क्वेश्चन ले आए सामने। ओके, बताओ। निमरा बेटा क्लियर है या नहीं है तुम्हें? हैदर, मुस्तफा, रिदा। चलो अच्छी बात है। बताओ, इसमें क्राइटेरिया पूरा हो रहा था या नहीं हो रहा था? ये लो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ सर, इसमें हो रहा है। इसमें हो रहा है ACDE का, अगर आप एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल करो ना, तो वो टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा होता है। ये देखो 93% होता है। ये देखो मैंने निकाला हुआ है। चलो, दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग, माशाल्लाह। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल देते हो? सर खुश हो? खुश हो सर? चलो, दैट्स सो अमेजिंग जैनब, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, तो मेरे ख्याल से फिर आज के लिए इतना ही रखें। इंशाल्लाह कल भी मुलाकात करनी है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलमोस्ट डन विद 80% ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज IFRS 8। ठीक है ना? तो सर कल हम लोग एक दो पास पेपर्स करेंगे ICAP के। देन वी शैल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्चुअली टॉपिक। सो सर, शुड बी कॉल ऑफ दिस सेशन और नॉट, या अभी और पढ़ने का इरादा है तुम लोगों का? हाँ भाई, क्या सीन है? आज के लिए बहुत है।
चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तुम सबका। मुस्तफा मुंह क्यों खोल रहा है? चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।